गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो है वो 22 जून 2024 को कंडक्ट की जा चुकी है। उसकी प्रेस रिलीज़ भी आ चुकी है और फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा चुकी है। प्रेस रिलीज़ और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दोनों हमने अपने पोर्टल पे अपलोड कर रखी है। अगर किसी को वहाँ से चेक करनी है तो डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अगर आप देखना चाहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर की, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, तो वो भी आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए प्रेस रिलीज़ के साथ साथ। हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि मेन जो अमेंडमेंट्स हैं वो इस मीटिंग में क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं। दोस्तों, बड़ी ही बढ़िया मीटिंग रही है ये वाली 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग। इसमें टैक्स पेयर्स के हित में काफ़ी फैसले लिए गए हैं। जो ट्रेड फैसिलिटेशन के मेजर्स थे वो काफ़ी लिए गए हैं। कंप्लायंस में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो क्या क्या मेन बदलाव इसमें किए गए हैं टैक्स पेयर्स के हित में, वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताते हैं, देखिए कुछ तो रेट वगैरह के चेंजेस किए गए हैं। जीएसटी रेट्स ऑफ गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो आप प्रेस रिलीज में पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे मेन जो बता रहा हूँ वो है ट्रेड फैसिलिटेशन में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, कंप्लायंस में क्या चेंज किए हैं, टैक्स पेयर को किन किन चेंजेस से फ़ायदा होगा, किन चेंजेस से नुकसान होगा। मेनली जो यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं उसमें ज़्यादातर तो टैक्स पेयर के फ़ायदे में ही दिख रहा है, टैक्स पेयर्स के हित में ही दिख रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले जो चेंज किया गया है वो सेक्शन 128A में किया गया है, यानी कि एक नया सेक्शन जो है सेक्शन 128A वो इंसर्ट किया जा रहा है। इसमें क्या इंसर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक बेनिफिट दिया जा रहा है किन ईयर्स के लिए, 3 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए, फाइनेंशियल ईयर 17-18, फाइनेंशियल 18-19 और फाइनेंशियल ईयर 19-20। यहाँ पे बेनिफिट क्या मिल रहा है कि जो सेक्शन 73 की डिमांड्स टैक्स पेयर के ऊपर रेज की गई थी इन 3 सालों में, 17-18, 18-19 और 19-20, इन 3 सालों में अगर कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी भी सेक्शन 73 में लगी है तो वो वेव ऑफ करी जा रही है सब्जेक्ट टू कंडीशन। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि टैक्स पेयर वो जो टैक्स का पैसा है वो 31 मार्च 2025 तक पे कर दे। अगर टैक्स पेयर अपना डिमांड का पैसा 31 मार्च 2025 तक पे कर देता है तो ऐसे केसेस में इन 3 सालों के लिए 2017-18, 18-19 और 19-20 में कोई भी इंटरेस्ट और पेनल्टी टैक्स पेयर को नहीं देनी है, वो वेव ऑफ करी जा रही है। लेकिन यहाँ पे दूसरा सवाल ये उठता है दोस्तों कि उन लोगों का क्या जो ऑलरेडी इंटरेस्ट या पेनल्टी दे चुके हैं इन 3 सालों में, तो उसके ऊपर यहाँ पे कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है कि उन लोगों को रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे तो लगता है दोस्तों कि उन लोगों को रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट है ये प्रोस्पेक्टिव है, यानी जो ऑलरेडी इंटरेस्ट और पेनल्टी दे चुके हैं उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिन लोगों की डिमांड पेंडिंग है, जिन्होंने अभी पेमेंट नहीं करी, सिर्फ उन्हीं लोगों को इस अमेंडमेंट का फ़ायदा मिलेगा। हालांकि ये गलत है, अगर फ़ायदा दे रहे हैं तो दोनों को दीजिए। जो पे कर चुके हैं उनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए, जो पे करने वाले हैं उनको तो मिल ही रहा है। तो इस पे कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं उनको किसी तरह का कोई रिफंड यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक अपनी डिमांड पे नहीं करी है तो इंटरेस्ट और पेनल्टी आप बचा सकते हैं 31 मार्च 2025 तक अपना डिमांड पे करके। ये जो फ़ायदा है ये सिर्फ सेक्शन 73 के लिए दिया गया है, 74 के लिए नहीं दिया गया है। आप जानते होंगे दोस्तों सेक्शन 73 में जो डिमांड होती है वो अदर देन फ्रॉड होती है और 74 में फ्रॉड वाले केसेस होते हैं। तो यहाँ पे अदर देन फ्रॉड वाले जो केसेस हैं उनको फ़ायदा दिया जा रहा है। दूसरी जो अमेंडमेंट की गई है वो की गई है रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट लिटिगेशन बाय फिक्सिंग मॉनेटरी लिमिट्स फॉर फाइलिंग अपील अंडर जीएसटी। यानी यहाँ पे मॉनेटरी लिमिट जो है वो फिक्स की गई है कि उसके बिलो अगर डिमांड है तो डिपार्टमेंट उसमें अपील फाइल नहीं करेगा, टैक्स पेयर कर सकता है। लिमिट क्या लगाई गई है? लिमिट लगाई गई है दोस्तों कि अगर जीएसटी ट्राइब्यूनल में अपील फाइल करनी है तो उसके लिए 20 लाख की लिमिट है। हाई कोर्ट में अगर अपील फाइल करनी है तो 1 करोड़ की लिमिट है। सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील फाइल करनी है तो 2 करोड़ की लिमिट है। यानी कि यहाँ पे लिमिट लगा के बेसिकली जो लेस मटेरियल केसेस हैं जिनमें डिपार्टमेंट का स्टेक कम है, तो डिपार्टमेंट अपना यहाँ पे वक्त बचा रहा है कि भाई छोटे केसेस को परस्यू ना करें और बड़े केसेस को परस्यू करके वहाँ पे डिमांड रिकवर की जाए। तो ये जो लिमिट है ये सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए है, टैक्स पेयर के लिए नहीं है। यानी कि अगर टैक्स पेयर का कोई डिमांड है जो कि इन लिमिट से कम है तो भी टैक्स पेयर अपील फाइल कर सकता है। हालांकि डिपार्टमेंट फाइल नहीं कर पाएगा, यानी कि जो भी डिसीजन टैक्स पेयर के फेवर में आया वो डिसीजन फाइनल हो जाएगा और डिपार्टमेंट इन अमाउंट से नीचे के केसेस में अपील फाइल नहीं करेगा। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने एक अच्छा बेनिफिट दिया है टैक्स पेयर के लिए लिमिट सेट करके,
ताकि डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर दोनों का वक्त बचाया जा सके और डिपार्टमेंट जो है अपना उसी वक्त को बड़े केसेस में यूटिलाइज करके वहाँ पे डिमांड रिकवर कर सकें। तीसरी अमेंडमेंट जो दोस्तों है वो है सेक्शन 107 और 112 में। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो अमेंडमेंट दी है वो प्री डिपॉजिट जो कंडीशन होती है अपील फाइल करने से पहले, उसमें रिडक्शन दिया गया है। प्री डिपॉजिट का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी डिमांड से सेटिस्फाई नहीं हैं, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आप उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं। लेकिन अपील फाइल करने से पहले आपको कुछ परसेंटेज जो है वो डिपॉजिट कराना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। बाद में अगर आप जीत जाते हैं तो आपको रिफंड मिल जाता है। तो उस डिपॉजिट की लिमिट जो है वो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने कम कर दी है। जैसे कि अगर अपीलेट अथॉरिटी पे हमें डिमांड अपील फाइल करनी थी, तो उसकी जो लिमिट थी, मॉनेटरी लिमिट, वो थी मैक्सिमम लिमिट 25 करोड़ CGST और 25 करोड़ SGST, जिसे घटा के अब 20 करोड़ CGST और 20 करोड़ SGST कर दिया है। दूसरा, अगर ट्राइब्यूनल की बात करें तो ट्राइब्यूनल में जो 50 करोड़ CGST और 50 करोड़ SGST की लिमिट थी, उसको घटाकर भी 20 करोड़ CGST और 20 करोड़ SGST कर दिया गया है। और जो परसेंटेज थी वो भी 20% से घटा के 10% कर दी है। यानी कि दोनों में से जो भी एप्लीकेबल है आपके लिए 10% आपको जमा कराना है टोटल डिमांड ट्राइब्यूनल में, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20 करोड़ CGST एंड 20 करोड़ SGST। तो यहाँ पे बेनिफिट दिया गया है डिपार्टमेंट द्वारा टैक्स पेयर्स को कि प्री डिपॉजिट का जो क्वांटम है वो कम कर दिया है। आगे अगर हम बात चलें तो यहाँ पे TCS का जो रेट है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स द्वारा, वो भी कम कर दिया गया है। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे एक लाइबिलिटी होती है कि वो जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं सप्लायर्स के साथ, उनको 1% TDS जो है वो काटना होता है, TCS वो कलेक्ट करना होता है सप्लायर से। यहाँ पे उस लिमिट को घटाकर भी 1% से 0.5 कर दिया है, 0.5 टोटल, यानी कि 0.25 CGST और 0.25 SGST, या IGST अगर है तो 0.5। तो यहाँ पे जो है वो 1% से घटाकर 0.5% को TCS ले आया गया है, ताकि जो वर्किंग कैपिटल है सप्लायर्स का वो यहाँ पे ब्लॉक ना हो और कंप्लायंस भी हो जाए और टैक्स पेयर्स का वर्किंग कैपिटल भी ब्लॉक ना हो। तो ये भी एक अच्छा डिसीजन है, टैक्स पेयर्स के फेवर में है। इस मीटिंग में काफ़ी डिसीजन लिए गए हैं टैक्स पेयर्स के फेवर में। नेक्स्ट जो यहाँ पे डिसीजन है वो है टाइम फॉर फाइलिंग अपील इन GST ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल में जो टाइम है वो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि क्योंकि ट्राइब्यूनल अभी बना नहीं है, तो यहाँ पे इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दी है कि भाई जो 3 मंथ्स का टाइम लिमिट है ट्राइब्यूनल में अपील फाइल करने के लिए, वो कब से शुरू होगा, उसके लिए गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। यानी जब वो नोटिफिकेशन जारी करेगी तो उस दिन के बाद से ही आपका वो जो टाइम लिमिट है वो स्टार्ट होगा, ताकि सफिशिएंट टाइम मिल सके लोगों को अपनी ट्राइब्यूनल में अपील फाइल करने के लिए जब ट्राइब्यूनल बन जाएगा उसके बाद के लिए बेनिफिट है, क्योंकि अभी तो ट्राइब्यूनल ऑपरेटिव है ही नहीं, तो अभी तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे और अमेंडमेंट्स की, तो यहाँ पे सेक्शन 16(4) में भी एक मेजर अमेंडमेंट दी गई है। दोस्तों अगर आप इस अमेंडमेंट को ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे बेसिकली एक हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो 16(4) में अमेंडमेंट की गई है, 16(4) की ड्यू डेट अगर आप देखें तो पहले थी ड्यू डेट ऑफ सितंबर मंथ यानी 20 अक्टूबर, बाद में इस डेट को बढ़ाकर कर दिया गया था 30 नवंबर। तो हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी कि भाई ये जो अमेंडमेंट है ये बेसिकली क्लेरिफिकेटरी है, ये रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई होगी 1 जुलाई 2017 से, ऐसा हाई कोर्ट की जजमेंट में कहा गया था। कि जब अमेंडमेंट आई थी वो प्रोस्पेक्टिव आई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि ये अमेंडमेंट तो प्रोस्पेक्टिव आई है लेकिन इसका एप्लीकेशन जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, और टैक्स पेयर को बेनिफिट देते हुए हाई कोर्ट ने उस अमेंडमेंट को 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया था। अब उसी चीज़ को GST काउंसिल ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। GST काउंसिल ने भी यहाँ पे ये कहा कि हाँ, अगर अमेंडमेंट से पहले के जितने भी साल हैं उसमें जो ड्यू डेट है वो 20 अक्टूबर ना मान के हम 30 नवंबर मानते हैं, यानी 30 नवंबर तक अगर किसी टैक्स पेयर ने अपना ITC क्लेम कर लिया है तो वो भी विद इन टाइम लिमिट माना जाएगा। यानी कि जो अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिव थी उसको काउंसिल ने रेट्रोस्पेक्टिव एक्सेप्ट कर लिया है एज पर हाई कोर्ट जजमेंट। यहाँ पे दोस्तों एक और अमेंडमेंट दी है कि विद रिस्पेक्ट टू केसेस वेयर रिटर्न्स हैव बीन फाइल्ड आफ्टर रिवोकेशन, जो लोग अपनी रिटर्न जो है, जैसे जिनका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है और बाद में वो रीस्टोर करते हैं, डिपार्टमेंट से रीस्टोर करवाते हैं, तो जब से उनका कैंसिलेशन हुआ और जब से उनका रीस्टोर हुआ तो उस बीच के
जो पीरियड है वो अपनी रिटर्न तो फाइल कर नहीं पाते। तो यहाँ पे बेनिफिट दिया गया है कि अगर वो रिस्टोरेशन के 30 दिन के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो वो भी जो है वो विद इन सेक्शन 16(4) की लिमिट के अंदर ही माना जाएगा। क्योंकि बात भी जायज़ है, देखिए, क्योंकि जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड हो गया या कैंसिल हो गया, अब वो अपनी रिटर्न तो भर नहीं सकता, तो जब उसका रिस्टोर होगा उसके बाद ही भरेगा। अगर इस बीच वो तारीख निकल गई तो इसमें टैक्स पेयर की क्या गलती है। तो यहाँ पे बेनिफिट दिया गया है कि भाई आप 30 दिन के अंदर रिवोकेशन के बाद अपनी रिटर्न अगर भरते हैं तो वो भी आपकी सेक्शन 16(4) की टाइम लिमिट के अंदर ही मान लिया जाएगा। अगली अमेंडमेंट जो है वो GSTR 4 से रिलेटेड है। GSTR 4 की ड्यू डेट जो है दोस्तों आपको पता होगा कि 30 अप्रैल होती है आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इस डेट को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया, यानी कि टैक्स पेयर को अब 3 महीने मिलेंगे अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए बजाय 1 महीने के। तो यहाँ पे भी जो कंपोजिट टैक्स पेयर्स हैं उनको फ़ायदा होता दिख रहा है साफ साफ। अगली अमेंडमेंट जो है वो रूल 88B में है। रूल 88B में जीएसटी काउंसिल ने एक अमेंडमेंट प्रपोज करी है कि जो इंटरेस्ट लगाते हैं हम GSTR 3B में, जब कोई टैक्स पेयर अपना लेट GSTR 3B फाइल करता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है लेट टैक्स पेमेंट का। तो यहाँ पे काउंसिल ने एक अमेंडमेंट रिकमेंड करी है कि अगर किसी टैक्स पेयर का इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कोई बैलेंस पड़ा है एज ऑन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, यानी कि GSTR 3B की जो ड्यू डेट है उस दिन अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कोई पैसा पड़ा हुआ है और वो उस पैसे को यूज़ करता है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग, तो उतने अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यानी गवर्नमेंट यहाँ पे ये कह रही है कि भाई ये पैसा तो ऑलरेडी हमारे पास डिपॉजिट था, तो डिपॉजिट था, हाँ उसने यूज़ नहीं किया उसको, उस दिन यूज़ किया बाद में, तो उस दिन का इंटरेस्ट उतने अमाउंट पे नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये एक बेनिफिट टैक्स पेयर को दिया है। तो इससे भी कुछ लोगों को फ़ायदा होगा जो अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में थोड़ा पैसा जमा करा के रखते हैं एडवांस में और बाद में उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं, तो आपके ऊपर लेट फाइलिंग का जो है इंटरेस्ट उतने अमाउंट पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक फ़ायदा आपको दिख रहा होता हुआ कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी रिटर्न लेट फाइल होने वाली है तो आप एडवांस में पैसा जमा करा के रख दीजिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। आप उसको यूटिलाइज़ तो कभी भी कर सकते हैं, कोई उसकी एक्सपायरी तो होती नहीं है, तो आप उसको जब मर्जी यूटिलाइज़ कर लीजिए, आपको उतने अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको एक डायरेक्ट बेनिफिट दे रही है जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक सेक्शन 11A जो है ये इंसर्ट किया जा रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट को पावर दी जा रही है कि ऐसे केसेस में जहाँ पे कोई टैक्स लगना रह गया है या कोई टैक्स कम जमा हुआ है एज अ जनरल प्रैक्टिस अंडर GST एक्ट, यानी कि जब एक जनरल प्रैक्टिस हो जाती है जहाँ पे लोग या तो कम टैक्स दे रहे हैं या टैक्स दे ही नहीं रहे, तो उसको वेव ऑफ करने के लिए और उसको रेगुलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 11A में पावर यहाँ पे रिस्टोर करी है, यहाँ पे पावर को रखा है अपने पास कि भाई हम चाहें तो उसको रेगुलाइज कर सकते हैं और उस पर आगे कोई भी टैक्स कलेक्ट ना किया जाए। तो ये एक पावर जो है वो गवर्नमेंट को यहाँ पे दी जा रही है। दूसरी अमेंडमेंट दोस्तों IGST के रिफंड से रिलेटेड। यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे आपको ये फ़ायदा दिया है कि आपने सपोज़ कोई एक्सपोर्ट किया और एक्सपोर्ट करने के बाद उसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया, किसी भी वजह से आपको उसका प्राइस इंक्रीज़ करना पड़ा, तो उस डिफरेंस अमाउंट पे जो आपको GST देना है उसका रिफ़ंड जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं यहाँ पे। यानी कि कोई अपवर्ड रिवीजन अगर आप एक्सपोर्ट करने के बाद करते हैं तो उसका भी रिफ़ंड आप यहाँ पे क्लेम कर पाएंगे आगे से। ये बेनिफिट गवर्नमेंट आपको दे रही है। उसका मैकेनिज्म जो है वो अभी आगे बताया जाएगा कि कैसे आपको क्लेम करना है, बट आप कर सकते हैं उसको बाद में। यहाँ पे दोस्तों देखिए और भी अमेंडमेंट्स हैं, मैं आपको मेन अमेंडमेंट्स बता रहा हूँ जो आपके लिए ज़्यादा रेलेवेंट है, बाकी आप पूरी प्रेस लिस्ट पढ़ सकते हैं सारी अमेंडमेंट चेक करने के लिए। ये कुछ क्लेरिफिकेशंस हैं जहाँ पे ये क्लेरिफिकेशंस अभी आएंगी आगे जाके, धीरे धीरे इसके सर्कुलर आएंगे, तो वो सर्कुलर जैसे जैसे आते रहेंगे हम आपको वो सर्कुलर पूरे बताते रहेंगे। और अमेंडमेंट है दोस्तों यहाँ पे, ये देखिए एक जो बहुत बड़ी अमेंडमेंट है वो है फॉर्म GSTR 1A की। ये बहुत ही मेजर अमेंडमेंट है दोस्तों। ये आपको मैं समझाता हूँ कि क्या है। एक गवर्नमेंट नया फॉर्म लॉन्च कर रही है फॉर्म GSTR 1A। 1A क्या है कि अगर आपने अपना GSTR 1 फाइल कर दिया है और GSTR 3B फाइल अभी नहीं किया है, तो यानी 1 फाइल करने के बाद और 3B फाइल करने से पहले अगर आपको पता चल जाता है कि आपसे 1 में कोई गलती हो गई है, आप फिर से सुनिएगा
कि GSTR 1 फाइल करने के बाद और GSTR 3B फाइल करने से पहले किसी भी मंथ का आपको पता लग जाता है कि आपसे GSTR 1 में कोई गलती हो गई, या तो कोई एंट्री छूट गई है या कोई एंट्री गलत रिपोर्ट हो गई है, तो आप उन दोनों को करेक्ट कर सकते हैं बाय फाइलिंग GSTR 1A। लेकिन इस पे कंडीशन क्या है कि आप इसे सिर्फ और सिर्फ फॉर्म GSTR 3B फाइल करने से पहले ही यूज़ कर सकते हैं। यानी एक बार आपने GSTR 3B फाइल कर दिया उस पीरियड का, तो फिर आप 1A फाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 और 1A दोनों से जो डेटा उठ के है वो आपका जाएगा फॉर्म GSTR 3B में। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि फॉर्म 3B फाइल करने से पहले ही आपको गलती पता लगनी चाहिए। अगर उससे पहले आपको गलती पता चल गई तो आप 1A यूज़ कर सकते हैं। अगर उसके बाद आपको पता चली फिर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, फिर तो आप नेक्स्ट मंथ की GSTR 1 में ही अमेंडमेंट फाइल कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। पहले आपके पास ये भी ऑप्शन नहीं था। पहले तो आपके पास 1 फाइल होने के बाद एक ही ऑप्शन था कि नेक्स्ट मंथ के GSTR 1 में उसको अमेंड कर सकें। तो अब आपके पास थोड़ा सा टाइम लिमिट आपको मिल गया कि 1 फाइल करने के बाद और 3B से पहले अगर आपको कोई गलती पता लग जाती है तो आप उसको GSTR 1A के थ्रू ठीक कर लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ करंट टैक्स पीरियड के लिए एप्लीकेबल है, पास्ट पीरियड के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि जिस महीने की आपकी GSTR 3B पेंडिंग है, सिर्फ उसी महीने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एक और रिकमेंडेशन आई है जो कि हर साल की तरह आती है कि GSTR 9 और 9A जो है वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए एग्जेम्प्ट कर दी जाए, जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है। ये तो शुरू से ही चल रहा है, आपको पता होगा दोस्तों, हर साल ये एग्जम्पशन सेम रहती है, तो इस साल के लिए भी एग्जम्पशन सेम ही रहेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और क्लेरिफिकेशन आई है, ये वाली, रोलिंग आउट ऑफ बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन ऑन ऑल इंडिया बेसिस। आपको पता होगा दोस्तों, गवर्नमेंट ने एक आधार ऑथेंटिकेशन का बायोमेट्रिक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था पायलट बेसिस पे कुछ स्टेट्स में। उन स्टेट्स में उसकी बड़ी सक्सेस रही है और वहाँ पे फेक रजिस्ट्रेशन जो है वो रोकने में काफ़ी मदद मिली है। तो उस बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन को अब ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि पूरे इंडिया में फेक रजिस्ट्रेशन रोकने में मदद मिल सके। तो ये एक बड़ा ही अच्छा स्टेप है फेक रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए। अब देखते हैं कि इसका इफेक्ट पूरे इंडिया में क्या आता है। हालांकि इसकी वजह से जेन्युइन टैक्स पेयर जो हैं उनको तकलीफ तो आएगी देखिए, लेकिन फेक रजिस्ट्रेशन रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी इससे। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सेक्शन 73 और 74 है, उन दोनों की टाइम लिमिट को सेम किए जाने की बात कर रहा है यहाँ पे काउंसिल। क्या कह रहे हैं कि 73 और 74 में जो है अभी टाइम लिमिट अलग अलग है। आपको पता होगा 74 की टाइम लिमिट थोड़ा ज़्यादा होती है, 73 की कम होती है। तो यहाँ पे काउंसिल ये रिकमेंड कर रहा है कि हम एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे, सेक्शन 74A, जिसमें जो टाइम लिमिट है दोनों की वो सेम कर देंगे। अब इसे आप टैक्स पेयर्स के लिए फ़ायदा समझिए या नुकसान समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका एग्जैक्टली जब ये सेक्शन आएगा और उसकी टाइम लिमिट क्या होती है तब पता चलेगा। क्योंकि अगर इन्होंने टाइम लिमिट सेम करके दोनों की ही टाइम लिमिट हायर कर दी तो टैक्स पेयर के लिए नुकसान हो गया, क्योंकि 73 की टाइम लिमिट कम थी, 74 की ज़्यादा थी। तो अगर दोनों की टाइम लिमिट ही एक्सटेंड होकर सेम हो गई तो अब तो नुकसान है। अगर थोड़ी सी टाइम लिमिट पीछे इन्होंने डिसाइड करी, यानी कि टाइम लिमिट को थोड़ा सा पीछे सरकाया गया, तो टैक्स पेयर के लिए फ़ायदा है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम लिमिट क्या आती है दोनों की सेम करके, तब पता चलेगा कि ये टैक्स पेयर के फेवर में जा रहा है या टैक्स पेयर के अगेंस्ट जा रहा है। तो यहाँ पे इस सेक्शन के आने के बाद ही पता लग पाएगा कि इसका एक्चुअल बेनिफिट किसको मिल रहा है, डिपार्टमेंट को मिल रहा है कि टैक्स पेयर को मिल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों और अमेंडमेंट है GST ट्राइब्यूनल, यहाँ पे एंटी प्रॉफिटिंग से रिलेटेड जो एंटी प्रॉफिटिंग के केसेस हैं उसके लिए सनसेट डेट प्रपोज की गई है कि भाई 1 अप्रैल 2025 को हम सनसेट डेट प्रपोज कर रहे हैं कि उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन जो है वो एंटी प्रॉफिटिंग में एक्सेप्ट ना की जाए। यानी इसको ख़त्म करने की तैयारी कर रहे हैं एंटी प्रॉफिटिंग को। काफ़ी साल हो गए, 2017 से 2025 तक ये चल रहा है, तो अब बात की जा रही है कि भाई इसको ख़त्म किया जाए, इसको सनसेट क्लॉज ला के इसको क्लोज कर दिया जाए। और जितने भी एंटी प्रॉफिटिंग के केस हैं वो प्रिंसिपल बेंच ऑफ ट्राइब्यूनल देखेगी। अभी तक इसके लिए एक अलग से NAA डिपार्टमेंट था, जबकि अब ये देखने की बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल बेंच जो है GST अपीलेट ट्रिब्यूनल की, वो ही ये केस हैंडल करेगी जब तक जितने भी केस फाइल हो जाएंगे 1 अप्रैल 2025 तक। उसके बाद तो सनसेट ही आ जाएगा, तो कोई नई एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी ही नहीं एंटी प्रॉफिटिंग में। एक और अमेंडमेंट यहाँ पे आई है दोस्तों कि अगर आपका सेक्शन 16 में कोई रिफंड है
तो एक्सपोर्ट का जो रिफंड है उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, यानी कि जिस आइटम पे कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है उस पे आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक रिफंड जो है वो रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि जिन आइटम्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है उन पे आपको अपना IGST का रिफंड नहीं मिलेगा। GSTR 1 में भी एक बदलाव किया जा रहा है कि B2C इनवॉइस वॉइस डिटेल एक रिपोर्ट करने की टेबल होती है, टेबल नंबर 5, जिसमें आपको B2C रिपोर्ट्स करनी पड़ती हैं इनवॉइस वाइज। उसकी जो लिमिट थी वो 2.5 लाख थी, यानी 2.5 लाख से ऊपर का अगर आपका कोई इनवॉइस है B2C तो वो आपको पर इनवॉइस रिपोर्ट करना पड़ता था, और उससे नीचे के जो इनवॉइस हैं वो आप टोटल करके रिपोर्ट कर सकते थे स्टेट वाइज। यहाँ पे अब इस लिमिट को कम करके किया जा रहा है 1 लाख, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा कंप्लायंस यहाँ पे बढ़ा रही है टैक्स पेयर के लिए कि भाई आप हमें 1 लाख से ऊपर के जितने भी इनवॉइस हैं आपके B2C वो हमें पर इनवॉइस यहाँ पे रिपोर्ट करिए। ये दोस्तों यहाँ पे मेजर अमेंडमेंट है जो GST काउंसिल ने रिकमेंड करी है। और भी थोड़ी थोड़ी अमेंडमेंट्स हैं जो पूरी प्रेस रिलीज में आपको मिल जाएंगी, पर जो मेन अमेंडमेंट्स थी वो हमने आपको सारी यहाँ पे बता दी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।